नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का AEDO टेस्ट पेपर। और इसमें टेस्ट पेपर में होगा आप लोग का टेस्ट नंबर 6। तो चले फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए पादप समूहों को कॉलम 2 में दिए गए उनके प्रमुख लक्षणों से सुमेलित करें। कॉलम 1 पादप समूह, कॉलम 2 प्रमुख लक्षण। चलिए देखेंगे। पादप समूह में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए शैवाल यानी एल्गी को, इसका आंसर होगा थैलाव शरीर युग्मको द्वित। ठीक है। बी है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर संवहन उतक रहित। ठीक है। आंसर नंबर 4। सी देखेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा संवहन ऊतक वाले प्रथम स्थलीय पादप। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आवृत बीजी। आवृत बीजी फल के अंदर बीज दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए स्क्रॉल करेंगे पता नहीं चल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा कथन डीएनए प्रकृति, कौन सा कथन डीएनए प्रकृति के लिए सत्य है ना। तो इसके लिए सत्य है आपको सी। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर होगा सी। शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे मानव नेत्र के रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। पहला होता है आपका शल्का, जिसे रोड्स इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा होता है शंकु, जिन्हें कोन्स कहते हैं, है ना। और शल्का कोशिकाएं यानी रोड्स मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन्हें एस्कोटॉपी विजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एस्कोटॉपिक विजन कहा जाता है। वहीं बात की जाए शंकु कोशिकाएं की, है ना, कौन की, तो शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश में रंगीन दृष्टि के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हें फोटोपिक विजन भी कहा जाता है। अब हम लोग यहीं पर रिवीजन कर लेंगे आंख के भाग को और उनके गुण कार्य को। ठीक है। तो कॉर्निया को देखेंगे, जो आंख का भाग है, इनका कार्य होता है आंख का पारदर्शी बाहरी भाग जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है ना। सेकंड देखेंगे आइरिस या परितारिका को, तो इनका गुण यह कार्य है कि यह पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखेंगे पुतली को। किसको देखेंगे? पुतली को। ठीक है। तो पुतली में देखेंगे तो इसका गुण यह कार्य होता है कि यह आइरिस के बीच का छेद जिससे होकर प्रकाश लेंस तक पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे लेंस को। ठीक है। तो इनके गुण और कार्य को देखेंगे तो यह प्रकाश की रेटिना पर केंद्रित यानी फोकस जो होता है उसको करने का कार्य करता है। वही अब हम लोग देखेंगे रेटिना। रेटिना, है ना। तो रेटिना जो होता है यह प्रकाश संवेदनशील पदार्थ है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब देख लेंगे हम लोग दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका। ठीक है। दृक तंत्रिका यह रेटिना से विद्युत संकेतकों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब हम लोग देखेंगे श्वेत पटल को, है ना। देखेंगे हम लोग श्वेत पटल। श्वेत पटल को देखेंगे स्क्लेरा। तो इसका गुण और कार्य होता है कि ये होता है कि आंख का सफेद और कठोर बाहरी भाग जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है ना। अब हम लोग देखेंगे जलीय द्रव को। जलीय द्रव, है ना। तो ये कॉर्निया और लेंस के बीच का तरल पदार्थ जो उन्हें पोषण देता है। अब हम लोग देखेंगे कच्चाव द्रव। कच्चाव द्रव, तो यह लेंस और रेटिना के बीच का जेली जैसा पदार्थ जो आंख को आकार देता है। ठीक है। देखेंगे सिलियरी मांसपेशियां। क्या देखेंगे? सिलियरी मांसपेशियां। ये लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए उसके आकार को बदलती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन मरुस्थलीय पादपों, है ना,
में सामान्यतः नहीं पाया जाता है। मरुस्थलीय पादपों में सामान्यतः नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है। पत्तों पर बड़ी संख्या में रंध्र, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। मरुस्थलीय पादपों का मुख्य उद्देश्य जल की हानि को कम करना होता है ना। और इन पत्तों पर बड़ी संख्या में रंध्र होने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, जिससे जल की अधिक हानि होगी, है ना। और इसमें जल की हानि को रोकने के लिए इन पादपों में मोटी क्यूटिकल होती है। क्या होती है? मोटी क्यूटिकल होती है, ध्यान रखेंगे, है ना। कई मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि को कम करने के लिए पट्टियां, जो उनकी पत्तियां होती हैं, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे नागफनी में देखा जा सकता है। नागफनी में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, और इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टैप कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उन तक आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर को देखेंगे। तो अभिकथन ए कहता है एड्स एक उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता संलक्षण है। वहीं कारण आर कहता है यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो सहायक टी लिम्फोसाइट पर हमला करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, है ना। एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मुख्य कोशिकाओं सहायक टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है और उन्हें क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड आनुवांशिक कोड की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकूट द्वारा कोडित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा अपवाह अपहरासित। चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आनुवांशिक कोड की अपहरासित या व्यपभ्रष्ट प्रकृति का अर्थ है कि एक ही अमीनो अम्ल को एक से अधिक प्रकूट यानी कोडॉन द्वारा कोडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमीनो अम्ल ल्यूसीन को 6 अलग अलग प्रकूटों जैसे CUU, है ना, फिर CUC और CUG एंड UUA, ठीक है, फिर आगे UUG द्वारा कोडित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिक का सामान्य अर्थ है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक प्रकूट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, असंदिग्ध अनएम्बिजियस का अर्थ है कि एक प्रकूट केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कायांतरण प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा सी, मनुष्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। कायांतरण की बात की जाए तो एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जन्म या अंडे से निकलने के बाद किसी जंतु के शरीर की संरचना में तीव्र और प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो मेढक के जीवन चक्र में आप लार्वा यानी टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया कायांतरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, देख सकते हैं। वहीं तितली की बात की, नेक्स्ट पॉइंट बात देखें तो तितली और रेशम कीट जैसे कीटों में भी लार्वा से प्यूपा और फिर वयस्क में कायांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसी में मनुष्य में जन्म के बाद क्रमिक विकास होता है, उसमें शारीरिक आकार बढ़ता है लेकिन कोई अचानक और तीव्र संरचनात्मक परिवर्तन यानी कायांतरण नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, या ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में रसारोहण एसेंट ऑफ शेप का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है ना? तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संसंजन तनाव सिद्धांत, है ना। ट्रांसपिरेशन, पुल एंड चॉइसन टेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, चलिए
यहीं पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन तनाव जो है ना, यह सिद्धांत जो होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन तनाव, यह सिद्धांत जो है यह डिक्सन और जॉली द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत पादपों में रसारोहण, जल का जड़ों से पत्तियों तक चढ़ना की व्याख्या करने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है ना? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। ठीक है, देखेंगे राइबोसोम कोशिका प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से या अंतर्द्रवीय जालिका पर लगे हुए पाए जाते हैं। इसी में आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, क्योंकि यह कोशिका शोषण द्वारा एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए डीडीटी जैसी अस्थायी कीटनाशकों का उपयोग खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है। वहीं कारण आर की बात की जाती है, ये कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आवर्तित होते हैं, जिसे उच्च पोषी स्तरों पर इनकी सांद्रता न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ए और आर असत्य है। ए और आर जो है ये असत्य है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्लियर होगा। ठीक है, देखेंगे डीडीटी डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन जैसे अस्थायी कीटनाशक पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कौन डालते हैं? डीडीटी। ठीक है, देखेंगे डीडीटी जैसे कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं, जिसके कारण वे जीवों के वसा ऊतक में जमा हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या इंगित करता है ना? तो ये इंगित करता है आपको जल अत्यधिक प्रदूषित है और इसमें बहुत अधिक कार्बनिक अपशिष्ट हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का एक माप है। ठीक है, यदि नेक्स्ट पॉइंट है, यदि जल में कार्बनिक अपशिष्ट जैसे वाहित मल की मात्रा अधिक होती है तो इसे विघटित करने वाले बैक्टीरिया को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जिससे बीओडी का मान बढ़ जाएगा। देखेंगे उच्च बीओडी का सीधा अर्थ है कि जल में घुलित ऑक्सीजन है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट देखेंगे, घुलित ऑक्सीजन की कमी जलीय जीवन जैसे मछलियों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए उच्च बीओडी अत्यधिक जल प्रदूषण का एक स्पष्ट संकेत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है IUCN है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN द्वारा और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी की जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग है ना। रेड डेटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण है ना द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखेंगे IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में उन सभी संकटग्रस्त यानी थ्रेटेंड प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। यह जो प्रजातियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है, जैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड और संकटग्रस्त इंडेंजर्ड और सुबेद वल्नरेबल आदि है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने और विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब हम लोग देखेंगे
श्रेणी संक्षेप में और हिंदी नाम और विवरण। ठीक है, इसमें देखेंगे EX हिंदी नाम होगा, इसका विलुप्त होगा, है ना। और विवरण जब किसी प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा हो। और वहीं EW श्रेणी संक्षेप में दिया है, संक्षेप में इसका नाम दिया है ना। तो इसका हिंदी नाम होगा वन से विलुप्त। ठीक है, और विवरण होगा प्रजाति केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास या स्थान से बाहर कैद में जीवित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड है ना। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मिलान करना है। चलिए हम लोग मैच करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे, टिक करना चाहिए था, कहाँ मैं कर दी, कहाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड ट्रेंगल पिरामिडल है। तो इसका आंसर होगा NH3। चलिए देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 में दिए गए यौगिक को कॉलम 2 में दिए गए उनके सामान्य उपयोगों से सुमेलित करें। कॉलम 1 में यौगिक है, कॉलम 2 में उपयोग है। ठीक है, देखेंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। और वहीं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को देखेंगे तो ये होगा विरंजक चूर्ण। क्या होगा, ये विरंजक चूर्ण होगा, है ना। सी देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा में इसका उपयोग होता है। वहीं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को देखेंगे तो इसको धवन सोडा में उपयोग इसका करते हैं, धावन सोडा में। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए को देखेंगे एल्कीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, वही कारण आर एल्कीन में मौजूद पाई आबंध सिग्मा आबंध की तुलना में कमजोर होता है और योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एल्किन जो होता है ना, ये क्या होता है, एल्किन की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ध्यान रखेंगे एल्किन की तुलना में अधिक रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होंगे। एल्किन में कार्बन द्विआबंध में एक सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पण में बहुप्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है। तो इसका आंसर होगा कलाइडोस्कोप। यहीं पे हम लोग कलाइडोस्कोप के बारे में देख लेंगे। तो कलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो समतल दर्पण में बहुप्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है। जब इसमें झांका जाता है तो रंगीन कांच के टुकड़े और प्रतिबिंब प्रकाश अद्भुत ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कलाइडोस्कोप की संरचना में निम्न भाग होते हैं। देखेंगे 3 समतल दर्पण ये त्रिकोणीय रूप में जुड़े होते हैं और बहुप्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। सेकंड है, इसी में पॉइंट है, एक खगोलीय बेलनाकार नालिका या दर्पण को पकड़ने के लिए होता है। थर्ड है रंगीन कांच या प्लास्टिक के टुकड़े ये सुंदर पैटर्न बनाने में मदद करते हैं। फोर्थ है ना, एक पारदर्शी डिस्क, इससे रोशनी अंदर आती है और प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा पेलाग्रा है ना। देखेंगे हम लोग पेलाग्रा विटामिन B3 यानी नियासिन की गंभीर कमी के कारण होता है और इसे 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके लक्षण कितने होते हैं, 4 लक्षण होते हैं। चलिए तो हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना।
इसके 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। ये होते हैं आपके डर्मेटिटिस, त्वचा संबंधी समस्याएं, दस्त होता है ना, और मनो तीसरा आप देखेंगे तो मनोभ्रंश या मानसिक भ्रम, ठीक है। और चौथा होगा मृत्यु या यदि अनुपचारित रह जाए तो, ठीक है, डेथ। चलिए अब इसी में देखेंगे, यह बीमारी जो होता है मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होती है जहाँ भोजन में प्रोटीन और विटामिन B3 की कमी होती है। ध्यान देंगे, है ना। पेलाग्रा जो बीमारी है ये विटामिन B3 की कमी से ही मोस्टली होती है, लेकिन ये उन क्षेत्रों में होती है ना, जहाँ भोजन में प्रोटीन और विटामिन B3 की कमी होती है। अब हम लोग देखेंगे यहीं पे घेंघा रोग को, इस घेंघा रोग को देखेंगे, ठीक है। तो घेंघा का कारण आयोडीन की कमी है। यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, जिससे यह ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। इसके प्रमुख लक्षण में देखेंगे तो गर्दन में सूजन, थकान, वजन में बदलाव और हार्मोनल असंतुलन है। और वहीं आप आयोडीन युक्त नमक के सेवन करते हैं, ये सभी ठीक हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया को, हाइपोकैल्सीमिया, है ना, तो का मुख्य कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, है ना। देखेंगे बेरी बेरी, देख क्लीन करेंगे इसको, देखेंगे अब हम लोग बेरी बेरी को, है ना। तो बेरी बेरी डिजीज विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका आंसर होगा Al2O3। Al2O3 देखेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह अम्ल जैसे HCl और क्षार जैसे NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, CO2 और SO2 अम्लीय ऑक्साइड है क्योंकि वे अधातुओं के ऑक्साइड हैं। आगे पॉइंट देखेंगे, Na2 एक क्षारीय ऑक्साइड है क्योंकि यह एक क्षार धातु का ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, मोलचर चालकता की इकाई क्या है? मोलचर चालकता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा SCm² माइनस मोल पावर -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक, है ना, नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। स्टार्च ग्लूकोज इकाइयों से बना एक प्राकृतिक बहुलक है जो पौधों में ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। आगे देंगे हम लोग इसी में टेफ्लॉन को, टेफ्लॉन को देखेंगे, है ना, इसको टेफ्लॉन को। तो टेफ्लॉन पॉलीट्रेटा फ्लूओरिएथिन एक संश्लेषित बहुलक है। ये क्या है? यह एक संश्लेषित यानी सिंथेटिक्स बहुलक है। वही बात की जाए रियोन की, एक अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक्स बहुलक है क्योंकि इसे प्राकृतिक स्रोत सेलुलोज से रासायनिक रूप से संसाधित करके बनाया जाता है। बात की जाए नायलॉन की, तो नायलॉन एक पूरी तरह से संश्लेषित यानी सिंथेटिक्स बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है। एक नया इलेक्ट्रॉन किस क्या होता है? जुड़ जाता है। आगे देखेंगे, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक अगले तत्व में एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है और इस कोष के जुड़ने से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी काफी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें। कॉलम 1 वैज्ञानिक, कॉलम 2 सिद्धांत या खोज। देखेंगे, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम। वहीं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत सिद्धांत समीकरण, प्रकाश विद्युत सिद्धांत समीकरण, और फैराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वहीं
फ्लॉन्क ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का तो नियम दिया, लेकिन इसने गुरुत्वाकर्षण से नियम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसने गति का नियम दिया, जो चिर समय यांत्रिकी के नियम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यह मानते हुए कि आयतन स्थिर रहता है। तो इसका आंसर होगा 4 गुना। 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की बंध ऊर्जा क्या दर्शाता है? नाभिक की बंध ऊर्जा क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी नाभिक को उसके घटक कोणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह घटना है जिसमें किसी धातु की सतह पर पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो ये नियम संबंधित है तरल पदार्थों में दाब का संचरण। देखेंगे एक्सप्लेनेशन। पास्कल का नियम यह कहता है कि किसी बंद पात्र में रखे एक असंपीड्य तरल के किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब तरल के सभी भागों में और पात्र की दीवारों पर बिना किसी कमी के समान रूप से संचरित होता है। चलिए, पास्कल का सिद्धांत हाइड्रोलिक प्रणालियों जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस का आधार है ना। और यह नियम तरल पदार्थों की एक मौलिक संपत्ति का वर्णन करता है जब वे विराम अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कारण आर है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव है ना। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए एक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता होती है क्योंकि वे माध्यम के कणों के कंपन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धारा का उपयोग किस में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सी, डायनेमो में नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन है, भंवर धारा ईडी करंट वे बंद लूप वाली विद्युत धारा है जो किसी चालक में तब उत्पन्न होती है जब वह एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। हम लोग यहाँ देखेंगे भंवर धारा के उपयोग है ना। तो इसके उपयोग निम्न है। पहला देखेंगे, प्रेरण मोटर है ना, इंडक्शन मोटर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटर में भंवर धाराएं उत्पन्न करता है जिसे मोटर घूमती है। सेकंड देखेंगे, विद्युत चुंबकीय ब्रेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेनों में पहिए से जुड़े धातु के डिस्क में भंवर धाराएं उत्पन्न की जाती है जो गति का विरोध करती हैं और ब्रेक लगती हैं। वहीं थर्ड देखेंगे हम लोग, प्रेरण भट्टी इंडक्शन फॉर्न्स, तो यह धातु को पिघलाने के लिए उसमें तीव्र भंवर धाराएं उत्पन्न की जाती है जिससे अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। और डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता किस पर निर्भर नहीं करता है ना। तो इसका आंसर होगा डी, प्रिज्म के ताप पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव है ना। देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम का अर्थ है कि विभिन्न रंगों की किरणें एक दूसरे पर कितनी कम अध्यारोपित है ना ओवरलैप होती हैं। तो
ठीक है, ये देखा जाता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता निर्भर करती है। तो इसका पहला पॉइंट है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता शुद्धता को प्रभावित करती है। सेकंड है आपतित प्रकाश पुंज की चौड़ाई। एक संकीर्ण स्टील का उपयोग करने से एक शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्योंकि यह रंगों के ओवरलैप को कम करता है ना। चलिए देखेंगे प्रिज्म का तापमान अपवर्तनांक को बहुत मामूली रूप से बदल सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना नगण्य होता है कि इसे सामान्यतः स्पेक्ट्रम की शुद्धता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का डैश सदस्य बन गया है ना। देखेंगे तो ये बन गया है आपका इसका आंसर होगा सी 107वां। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था, है ना। और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय हरियाणा में है ना। और देखते हैं इसके पीछे 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इस फॉन्ट को बड़ा करूंगी। देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है वह नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है ना। इसका आंसर होगा सी राउटर है ना। देखेंगे राउटर जो होता है पैकेट के गंतव्य IP पते को पढ़कर डेटा भेजने का सबसे अच्छा मार्ग तय करता है ना। वहीं हब की बात की जाए, है ना, मैं क्लीन करूंगी, आंसर तो ये हो जाएगा। अब हब को देखेंगे, हब जो है एक साधारण डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क के सभी उपकरणों को डेटा पैकेट भेजता है या विभिन्न नेटवर्कों को नहीं जोड़ता है। वहीं हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच जो होता है ये हब से अधिक उन्नत है और एक ही नेटवर्क के भीतर डेटा को केवल उसके इच्छित गंतव्य डिवाइस तक भेजता है, लेकिन यह भी विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार बजट 25-26 यानी 2025 से 26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये की गई थी आपको, है ना, 60,964 करोड़, 60,964 करोड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन हील्स पहल शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वस्त्र मंत्रालय द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो इसका नाम है आदि वाणी। ठीक है, और इसको विकसित किया है ना जनजातीय कार्य मंत्रालय ने IIT दिल्ली और जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से आदिवाणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस डी। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह वायरस हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्तियों को ही प्रभावित करता है ना। आगे देखेंगे तो इसके संक्रमण से लीवर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस एक गंभीर यकृत लीवर रोग है जो हेपेटाइटिस A, B, C और E वायरस से संक्रमण से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस डी एक उप वायरस है जो केवल हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना, HBV के साथ मौजूद होने पर ही सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में, है ना। चलिए देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन द्वारा 2011 में लिखी गई पुस्तक इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस का पुनर्मुद्रण जारी किए। इस सम्मेलन की थीम थी सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग, है ना। इसका थीम था सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग, है ना। और इस सम्मेलन के दौरान प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी
जारी किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया था आपको नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा। और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों के इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी नीति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार की प्रगति को ट्रैक करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है प्रियंबदा जयकुमार द्वारा, प्रियंबदा जयकुमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था आपको 12वीं फेल को, ठीक है। और ये फिल्म देखेंगे तो आधारित है ना IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी IPS ऑफिसर श्रद्धा जोशी के जीवन से प्रेरित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ना? तो ये नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को, संजय सिंघल को। देखेंगे हम लोग सीमा सशस्त्र बल की स्थापना 1963 में की गई थी है ना। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF है ना SSB केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, ठीक है। CAPF ध्यान रखेंगे है ना। और अन्य CAPF के बल हैं ये हैं आपके BSF ITBP, ठीक है। और हैं CRPF, फिर चौथे हैं आपके CISF और पांचवे हैं आपके NSG, क्या है NSG, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका नाम है पंपास, पंपास। देखेंगे यह मैदान जो है उत्तरी अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण पराना एवं पराग्वे नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। यह अर्जेंटीना के मध्यवर्ती क्षेत्र को आच्छादित करता है ना। और देखेंगे हम लोग आगे डाउन्स को, ठीक है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास की भूमि का नाम है। और वही वेल्ड की बात करें इस वेल्ड की है ना, तो वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में घास की भूमि का नाम है। और प्रेयरी जो इधर है प्रेयरी USA और कनाडा में घास की भूमि का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। एक्सप्लेनेशन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह सबसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट्स, पेडिरका मरुस्थल आदि स्थित है। आगे देखेंगे इसी में टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और यहाँ पर कई छोटे घास के मैदान में छोटे रेतीले पहाड़ एवं लवणीय झील पाए जाते हैं। एक पॉइंट बस लास्ट है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में से निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। देखेंगे है ना, तो हम लोग आगे देखेंगे अनुच्छेद 17 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है, ठीक है ना। वहीं देखेंगे हम लोग आगे तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, वो आपके आर्टिकल 356 में है ना।
वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो पता ही है आर्टिकल 21 में, और ग्राम पंचायत की बात करें तो ये आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40 में। चलिए, है ना, आगे देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। इसका आंसर होगा सी 101वां। देखेंगे भारतीय संविधान के में, है ना, जो जीएसटी लागू है 101वें संविधान संशोधन द्वारा, उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टेक, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है एकीकृत प्रत्यक्ष प्रणाली, है ना, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर विभिन्न चरणों में कर लगाए और वसूले जाते हैं, ठीक है ना। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। कुल कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। और जीएसटी की निर्धारित की गई थी, है ना, स्टार्टिंग में तो 5% का स्लैब था, ठीक है, फिर 12% था, फिर 18% था, फिर 28% था। वहीं देखेंगे वर्तमान समय में इसको चेंज कर दिया गया है ना। चेंज कब किया गया, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी, 56वीं बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया, जिसमें जीएसटी के लिए प्रावधान किया गया, 12% का स्लैब बनाया गया और 28% का स्लैब, 2 स्लैब बनाए गए हैं, याद रखेंगे, है ना। और, है ना, बाकी सबको समाप्त कर दिया गया है। सॉरी, 12% और 28% के स्लैब को, है ना, समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 5%, है ना, और 5% और 18% के स्लैब को लागू करना है। तो देखेंगे, है ना, जो 5% और क्लीन करेंगे इसको हम, जो 5%, ठीक है, और 18% का जो स्लैब है, इसको लागू कब किया जाएगा, तो इसको लागू किया जाएगा 22 सितंबर 2025 से, है ना। और निर्णय लिया गया था, है ना, इसको लागू करने का 56वीं बैठक में, याद रखेंगे 3 सितंबर 2025 को क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और देखेंगे जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी परिषद की स्थापना तो ये हुई थी 12 सितंबर 2016 को। कब हुई थी, 12 सितंबर 2016 को, है ना। और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, है ना। चलिए, है ना, और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। कौन सा है, यह 161वां ऐसा देश है जो जीएसटी को लागू किया है। क्वेश्चन है, देखेंगे किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है ना। तो ये स्थित है कृष्णा, ठीक है। देखेंगे हम लोग जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र और पोंचम पाद परियोजना कर्नाटक में गोदावरी नदी पर स्थित है। वहीं उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित है। वहीं हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा महानदी पर स्थित है। और भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब, है ना, में स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में, और नामथा झाकिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। वहीं सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा सतलज नदी पर अवस्थित है। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है। माता टीरा परियोजना उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर। और इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी पर स्थित है। नागार्जुन भारत के महान दार्शनिक जो बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कनिष्क के दरबारी महायान संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे नागार्जुन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी। तो इन्होंने किया था आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। एक्सप्लेनेशन है, वर्तमान में तो आप देखे होंगे तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से 18 अप्रैल 1951 से भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वर्तमान समय के तेलंगाना से, है ना। श्री रामचंद्र रेड्डी ने सर्वप्रथम 80 एकड़ भूमि दान दिया था भूदान आंदोलन में, है ना। और विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे, ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे
तो ठहरे थे, तो ये ठहरे थे आपके किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल में। ध्यान देंगे महात्मा गांधी एक्सप्लेनेशन है 5 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान देंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में आयोजित हुआ था। और वहीं गांधी इरविन समझौता है ना को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैध मुद्रा का अर्थ है करेंसी नोट, करेंसी नोट है ना। चलिए देखेंगे भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करती है, वहीं प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। 1 रुपए के नोट या सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी है ना। और देखेंगे अब हम एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था, है ना। तो ये पारित किया गया था आपको 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। ध्यान देंगे नागरिकता अधिनियम CAA 11 मार्च 2024 को लागू हुआ था, है ना। और इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, है ना, 3 कंट्री देखेंगे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, है ना। और इन समूहों के लोग लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया, ठीक है। नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 2 में है ना। और आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11 तक है ना। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एक और पॉइंट देखेंगे तो भारत में नागरिकता संबंधी संशोधन 1955, 1986, 1992 है ना, और 2003, ठीक है, फिर 2015, फिर 2019, ठीक है, 2019 में इतना बार किया गया है ना। और भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है तो कंडीशन देखेंगे नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, तथा तीसरा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो ये है आपके अल नीनो, ठीक है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु अल नीनो जलधारा का उपयोग किया जाता है। अल नीनो जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है गल्फ स्ट्रीम क्यूरोसिवो अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम क्यूरोसिवो अगुलहास ब्राजील धारा गर्म जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी और आईएससीओ जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1919 में। एक्सप्लेनेशन है प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने हर स्तर पर ब्रिटेन को समर्थन दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद 1919 ईस्वी में ब्रिटेन ने भारत शासन अधिनियम भारत पर लागू किया, ठीक है। उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। इस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है ना। देखेंगे इसी में एक पॉइंट है इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान करने का अधिकार दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना 1919 के तहत, ठीक है। और इसी एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया है ना, जिसमें राज्य परिषद का भी प्रावधान किया गया था।
एक और पॉइंट है, भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, देखेंगे, है ना। तो भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव, ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम पुस्तक में दिया गया। यह योजना 10 वर्षीय थी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग FICCI फीकी को देखेंगे। 1934 में राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। इसी में पॉइंट है, महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर 1944 में श्री मन्नारायण अग्रवाल द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला पॉइंट है, भारत के 8 पूंजीपतियों के द्वारा 1944 में देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया, है ना। बस और 2 पॉइंट है जिसको देखेंगे। पॉइंट है, जन योजना समिति का विचार MN राय द्वारा 1945 में दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे धर्मपाल ने, है ना। देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, स्थित है तमिलनाडु में। और चलिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है ना। ये सुझाव देता है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, ठीक है। देखेंगे, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया, है ना, और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। देखेंगे, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया, किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 भागों यानी न्यूनतम के अलग होने पर भी वैधता प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। देखेंगे, फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, है ना, द्वारा दल बदल कानून को और कठोर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, है ना। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। देखेंगे, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय बंगाल का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया था। ये रहा था 1899 से 1905 तक, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया गया, ठीक है। तो 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, पता होगा आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जो भारत में अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्जन के समय 1904 ईस्वी में भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था, और फिर कर्जन के समय 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, लीटन का टाइम पीरियड रहा था 1876 से 1880, है ना, के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लीटन के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अब हम लोग देखेंगे रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884, ठीक है। यह भारत का सबसे उदार वायसराय माना जाता है ना। और देखेंगे, ये 1881 में रिपन ने प्रथम कारखाना एक्ट लाया था, और रिपन के समय ही 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। ध्यान देंगे, नियमित जनगणना 1881 से और रिपन के समय से ही शुरू हुई थी। भारत में जनगणना
कार्य सर्वप्रथम 1872 में मेयो के समय प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, है ना। देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया था, है ना। जैव विविधता किसी प्रदेश के जीन प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों का समग्र रूप है, ठीक है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तथा ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाता है, ध्यान देंगे, है ना। और जलवायु के आधार पर विश्व बायोम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो ये है आपके टुंड्रा, शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय बायोम, है ना। देखेंगे पर्णपाती वन मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता आर्कटिक टुंड्रा बायोम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो ये बहती हैं आपको न्यूयॉर्क से, क्लीन करेंगे, ये बहती है आपको न्यूयॉर्क से, ठीक है। हडसन नदी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के सीमा को बनाती है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों की सीमा बनाती है। इस नदी का नाम इसके खोजने वाले हेनरी हेडसन के नाम पे रखा गया था, ठीक है। देखेंगे कौन सी नदी कहाँ बहती है ना। तो लंदन में टेम्स नदी, वहीं पेरिस में सीन नदी, और लिवरपूल में मर्सी नदी, और सिडनी में डार्लिंग नदी, और बेलग्रेड में डेन्यूब नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य है तो भी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। एक्सप्लेनेशन है, मुद्रा का मूल्य घटना और वस्तुओं का मूल्य बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रा का मूल्य घटना और वस्तुओं का मूल्य बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार में तरलता अधिक होने पर मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है ना। मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारण से होती है, पहला मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति, है ना। ध्यान देंगे, आरबीआई साख संकुचन द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1995 में। देखेंगे 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1 जनवरी 1900 है ना 95 को। कब हुई थी? 1995 को, ठीक है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। देखेंगे गैट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी में किया था। गैट 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी, ध्यान देंगे, है ना। गैट के स्थान पर, ठीक है, बाद में WTO की स्थापना किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। और WTO के वर्तमान में 166 सदस्य हैं। WTO का 166वें सदस्य देश तिमोर लेस्ते हैं। WTO व्यापार क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है, जैसे कि आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे पहले का है? इसका आंसर होगा ए, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। देखेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? देखेंगे जस्ट फ्यू सेकेंड। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, ठीक है। वहीं क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो ये आया था 1942 में, ठीक है। और वेवेल योजना की बात करें तो ये 1945 में आया था, 1945 में आया था। वहीं चलिए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, स्क्रॉल करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका देखेंगे थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा
कि इन्होंने ना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज संघ नामक संगठन स्थापित किया था, है ना। और दयानंद सरस्वती का मुख्य ध्येय था वेदों की मूल शिक्षा को पुनः स्थापित करना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा बी 171, है ना। चलिए देखेंगे हम लोग 170 को। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना है, वहीं 172 में आपके राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अवधि के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 173 की बात की जाए तो विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है। और आर्टिकल 174 की बात की जाए तो यहाँ राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन विधानसभा से संबंधित बातों का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 175 को देखें तो राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा देखेंगे हम लोग जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, है ना, जिनमें देखेंगे पार्श्वनाथ को, तो पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुई थी, है ना। और पार्श्वनाथ का प्रतीक ऋजुपाली का सर्प है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, है ना। और अब देखेंगे हम लोग अजितनाथ को, ठीक है। तो अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये है आपके बौद्ध धर्मों की। देखेंगे त्रिपिटक कौन कौन से हैं, है ना। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया है। ये जो त्रिपिटक है इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया है। देखेंगे त्रिपिटक को तो ये विनय पिटक है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। वहीं सेकंड है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और थर्ड है अभिधम पिटक, बुद्ध दार्शनिक सिद्धांत है ना। और बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, है ना। और बुद्ध को तथागत, वस्तुओं के वास्तविक जानकार, मैत्रेय तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चलिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, है ना, 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, है ना। तो ये शुरू किए थे आपके गयासुद्दीन बलबन ने, गयासउद्दीन बलबन ने, ठीक है। बलबन का टाइमिंग का बात किया जाए तो ये रहा था 1266 से 1287 तक, 1287 तक, है ना, ये सुल्तान रहा था। चलिए बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी, है ना। और बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी, है ना। और उसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। आगे देखेंगे नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखेंगे मंगोल नेता चंगेज खान भारत के सिंधु क्षेत्र में इल्तुतमिश के शासन काल में आया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, है ना। अगला क्वेश्चन है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका आंसर होगा इस्लाम शाह ने। देखेंगे, है ना। देखेंगे इस प्रणाली में अकबर के मनसबदारी प्रथा का झलक मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ। इस्लाम शाह का टाइम था 1545 से, ठीक है, 1545 से 53 AD, ठीक है।
है ना। इस्लाम शाह ने मानकोट के किला का निर्माण करवाया, जिसके अंतर्गत 5 किला शामिल है। इस्लाम शाह ने मानकोट के किला का निर्माण करवाया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे, है ना। तो ये थे आपके वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, है ना। देखेंगे 1856 ईस्वी में अवध राज्य को डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और वहीं बात करें अवध राज्य की स्थापना का, तो सआदत खान ने किया था 1722 में, 1722 में किया था। और अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, है ना। और सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था, तो ये भेजा था रंगून, रंगून में भेजा था। रंगून बर्मा देश की राजधानी है। अब म्यांमार की राजधानी नायपीडिया है ना। चलिए और 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया था। और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने ही किया था। और बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने हुमायूं के मकबरा से पकड़कर रंगून भेज दिया था, ठीक है। और 1862 में इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। देखेंगे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1939 को, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण था वर्साई की संधि, है ना। और 28 जून 1919 को वर्साई की संधि किया गया। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को अपमानित किया गया, है ना। विश्व आर्थिक मंदी, राष्ट्र संघ की असफलता, तुष्टीकरण की नीति, रूस, इटली, जापान, स्पेन आदि देशों के साथ जर्मनी का संधि आदि भी विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था, है ना। और नाजीवाद और फांसीवाद विचारधारा ने इस युद्ध को और बढ़ावा दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, इसका आंसर होगा ए, एशिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भित है, तो इसका आंसर होगा ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये हैं आपके यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपके आ जाएंगे ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और भारत मानक समय देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है देखेंगे जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो ये है आपके ट्रांस हिमालय के भाग है, ट्रांस हिमालय के भाग है। देखेंगे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम, तो आपके काराकोरम श्रेणी होगा पहले, उसके बाद लद्दाख श्रेणी होगा, है ना। ये कहाँ जा रहा है? पश्चिम से पूर्व की साइड जा रहा है, ठीक है। इधर से पश्चिम, ये पूर्व हो गया ना, है ना, और ये मान लीजिए पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इधर से हम लोग जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो काराकोरम आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, फिर जास्कर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीर पंजाल आ जाएगा, फिर उसके बाद धौलाधर श्रेणी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जलेपला दर्रा स्थित है, जलेपला दर्रा स्थित है, तो ये स्थित है आपके सिक्किम में, सिक्किम में, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे दो पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है ना। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। अगला पॉइंट है बोमिडला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और डेप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका आंसर होगा संघवाद। संघवाद, है ना। देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बेरुबारी बनाम मद्रास मामले में संविधान का अंग नहीं माना गया था 1960 में। देखेंगे 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। फिर देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, है ना। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है ना। चलिए और देखेंगे, है ना, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन से है? तो भारत के लोग हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति के शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो इसका आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था, है ना। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था, है ना। और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रणाली का जनक कहा जाता है ना। और 1909 में लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था। इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम अत्यंत विषैला होगा। ठीक है, इस अधिनियम के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का के कौन सा से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है ना। तो ये नागरिकता से संबंधित है, आपके आर्टिकल्स हैं 5 से 11। ये संविधान के भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में आते हैं, है ना। और चलिए अनुच्छेद 32 को तो जानते ही आप लोग, इसमें रीट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ये है बिक्री कर, बिक्री कर। ठीक है, कराधान प्रणाली प्राचीन काल से सरकार के द्वारा राजस्व एकत्रित करने का माध्यम रहा है। ठीक है, कर संरचना को लागू करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय शामिल होती हैं। भारत में 2 प्रकार से कर संग्रहित किए जाते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर में व्यक्ति या संस्थानों द्वारा खुद ही देना होता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर, पूंजीगत लाभ, निगमित कर, कंपनी संपदा शुल्क, उपहार कर, संपत्ति कर इत्यादि। वहीं अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, और यह उस व्यक्तियों या संस्थानों को देना पड़ता है जो वस्तु या सेवा का उपभोग या प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष कर में ऐसे ही लागू होता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वैट, प्रतिभूति लेन देन कर, स्टाम्प शुल्क, मनोरंजन कर। ठीक है, और भारत में देखेंगे आप लोग तो प्रगतिशील टैक्स स्लैब है ना। प्रगतिशील टैक्स स्लैब में आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स स्लैब भी बढ़ती है ना। और प्रगतिशील टैक्स स्लैब आय बढ़ने से टैक्स स्लैब घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। ठीक है ना। देखेंगे मांग की लोच अगर निकालना हो तो हमें मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन करना होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अर्थशास्त्र के सिद्धांत और प्रतिपादन को देखेंगे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत और प्रतिपादक को, है ना। तो देखेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था, और प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नॉर्कस ने दिया था, और जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर ने दिया था, कर दे क्षमता का सिद्धांत क्लार्क ने दिया था, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जे एस मिल ने किया था, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डॉल्टन और पिकू ने दिया था, और डोबिन कर जेम्स टोबिन ने दिया था, और असंतुलित विकास सिद्धांत ओ हर्समैन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इनकी कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये हैं आपके 6, है ना। तो देखेंगे ये कौन कौन से हैं, है ना। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश है। ठीक है, और यूएन में प्रयोग किए जाने वाले, यूएन में प्रयोग किए जाने वाले 2 भाषाएं, है ना, अंग्रेजी और फ्रेंच है।
आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था, है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है ना। तो इसका संबंध है बी, कथक से, कथक से है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार। तो ये है आपके लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बंदानी महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। और उसी तरह से भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है यामिनी, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, है ना, आदि। वहीं देखेंगे कथक कली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं उदय शंकर कृष्ण नायर, शांता राव, है ना, आदि। चलिए देखेंगे हम लोग इधर देखेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया था 89, है ना। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको कोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था इस खेल का? तो जेम्स नाई स्मिथ द्वारा 1891 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, है ना। और बास्केटबॉल का पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 में आयोजित हुआ था, है ना। देखेंगे फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1932 में हुई थी और बास्केटबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। देखेंगे हम सभी, बिहार में गर्म जल के झरने हॉट स्प्रिंग मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके राजगीर में, राजगीर में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। राजगीर की वैभव पहाड़ी की तलहटी में कई गर्म पानी के झरने हैं जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रह्मकुंड परिसर के रूप में जाना जाता है ना। इन झरनों के पानी में गंधक यानी सल्फर की मौजूदगी कारण औषधीय गुण होते हैं जो चर्म रोग के इलाज में सहायक होते हैं और इनका तापमान देखा जाए तो 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है ना। और राजगीर के अलावा मुंगेर जिले के भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य में भी गर्म पानी के झरने हैं जिसे, है ना, सीता कुंड और ऋषि कुंड कहा जाता है ना। और इन झरनों का स्रोत सप्त पर्णी गुफाओं से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है पहला है। जनसंख्या घनत्व में बिहार का पहला स्थान तो नहीं है ना। इसका एक मिनट मुझे चेक करना होगा, है ना। इसका पहला ही स्थान है, सही है ना, पहला स्थान है। चलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व, है ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो राष्ट्रीय औसत से 382 अधिक रहते हैं, है ना। चलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार में जिला है तो आपका कैमूर भभुआ है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है ना। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और 2011 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है ना। तो इसका नाम है राजगृह, राजगृह, ठीक है। चलिए देखेंगे, इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, है ना। पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद शहर था। हर्यक वंश के शासक दाइन ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मध्य में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया जिसे पटना कहा गया, ठीक है। और 6ठी और 4ठी शताब्दी में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, है ना। देखेंगे तो पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी और शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कितने मंडलों में बांटा गया? तो 9 मंडलों में बांटा गया, 9 प्रमंडलों में बांटा गया, ध्यान रखेंगे, है ना। ये है आपके पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, है ना। और इन प्रमंडलों में टोटल
38 जिले आते हैं। तो देखेंगे तिरहुत में 6 जिले आएंगे, सारण में 3, वहीं पटना में 6, मगध प्रमंडल में 5, मुंगेर में 6, कोसी में 3, पूर्णिया प्रमंडल में 4, दरभंगा में 3 और भागलपुर में 2, है ना। और प्रमंडल का प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त यानी कमिश्नर होता है, जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? आजाद दास्ता के तो इसके प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह। नित्यानंद सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। आजाद दास्ता का गठन, आजाद दास्ता, यहाँ पे आजाद दास्ता, इसका गठन हुआ था 1942 में। ठीक है, 1942 में देखेंगे आजाद दास्ता का गठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, जब वो हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध, है ना, गुरिल्ला वारफेयर और तोड़फोड़ की गतिविधि का अंजाम देना। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर रेडियो प्रसारण के माध्यम से आंदोलनकारियों के बीच सूचना का प्रसारण करते थे। वहीं जयप्रकाश नारायण के सहयोगी राम नंद मिश्र, श्याम नंद सिंह और सूरज नारायण सिंह आदि थे, है ना। और इस दस्ते ने आंदोलन को उस समय भी जीवित रखा जब अधिकांश बड़े नेता जेल में थे। क्वेश्चन है, 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उपकुलपति कौन थे? है ना, तो इसके उपकुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, है ना। बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना, है ना। और इसके प्रथम कुलपति मजरूल हक थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम प्राचार्यों में से एक थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1874 में खारवार आंदोलन, जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार करना था, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको भागीरथ मांझी ने, भागीरथ मांझी ने। ठीक है, यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र में खारवार जनजाति के बीच हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में यह एक एकेश्वरवाद और सामाजिक शुद्धता पर केंद्रित था। यह ब्रिटिश सरकार की राजस्व नीतियों के खिलाफ एक विद्रोह में बदल गया। ठीक है, भागीरथी मांझी ने खुद को बोंसी गांव का राजा घोषित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। इस आंदोलन को सफा होड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के अहिंसक जनजातीय आंदोलनों में से एक था। यह सिर्फ सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करते थे। ये जो लोग थे सिर्फ सूर्य एवं दुर्गा की पूजा किया करते थे। ठीक है, और आगे देखेंगे 1874 में ही हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुबू बाबा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में बिहार में बहावी आंदोलन मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? तो इसका आंसर होगा पटना। पटना। एक्सप्लेनेशन है, बहावी आंदोलन एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जो बाद में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। भारत में बहावी आंदोलन सऊदी अरब के अब्दुल बहाव की शिक्षाओं से प्रेरित था। ठीक है, भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लाया था, है ना। सैयद अहमद बरेलवी के बाद पटना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, और पटना में इस केंद्र का नेतृत्व विलायत अली और इनायत अली बंधुओं ने किया था, है ना। देखेंगे अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई अभियान चलाए, जिन्हें अंबाला और पटना षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है ना। तो इसका आंसर होगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। एक्सप्लेनेशन है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं, है ना। और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। और क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, है ना। अतः यह एक सांविधिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। देखेंगे 5 क्षेत्रीय परिषदें, है ना, कौन कौन से हैं और उनमें शामिल राज्यों को नहीं देखेंगे कौन कौन से, सिर्फ इतना ही देखेंगे। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद है,
मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है ना। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है ना। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में हुआ था, है ना। और क्षेत्रीय परिषद केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, थैंक यू, है ना। ये हम लोग का लेक्चर समाप्त हुआ। और इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।